नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 विज्ञान में तीसरा पाठ धातु और अधातुओं का अभ्यास हम कर रहे हैं। इसमें हमने पिछले वीडियो में 3 सवाल और उसके जवाब देखे थे। आज हम चौथे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है हमारे पास, धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकार बनते हैं और उदाहरण द्वारा समझाइए। तो धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकार बनते हैं देखते हैं। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती हैं, यानी धातु प्लस ऑक्सीजन जो है वह मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। उसका उदाहरण देखते हैं कि जब कॉपर को, यहाँ पर देखिए Cu यानी कॉपर को वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन के साथ उसे गर्म किया जाता है तो वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड बनाता है, यानी CuO बनाता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम जो है वह भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। तो ये 2 उदाहरण उसके साथ आप लोगों को लिखने हैं। 5वां सवाल है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, और इसे भी उदाहरण द्वारा समझना है। उभयधर्मी ऑक्साइड, इसकी बात यहाँ पर करते हैं। ये रहा उभयधर्मी ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड जो कोई भी होगा उसकी अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल हमें प्राप्त होता है तो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यहाँ पे अभिक्रिया दी गई हैं और उससे हमें भिन्न प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। ये बात हो गई हमारे सवाल नंबर 5 की, उभयधर्मी ऑक्साइड की। छठा सवाल है कि कौन से धातुओं के ऑक्साइड पानी में घुलने पर क्षारक बनाते हैं और उसका समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर मिलेगा, अधिकांश धातुएं ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं जो जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं या लवण प्रदान करते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ये दोनों जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे 2 लवण बनाते हैं। तो ये भी हो गया छठा सवाल हमारा, क्षारक की बात हो गई। 7वां सवाल देखते हैं, ऑक्सीजन के साथ धातुओं की अभिक्रिया। तो देखते हैं ऑक्सीजन के साथ धातुओं की अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती, अलग अलग प्रकार से अभिक्रियाएं करती हैं। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। जब इसमें देखें, सर्वप्रथम देखेंगे तो पोटेशियम और सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। कौन सी धातुएं आग पकड़ लेती हैं? तो पोटेशियम और सोडियम। इसलिए उन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। खास रूप से याद रखिए, पोटेशियम और सोडियम को आग से रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। उसके बाद बारी आती है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। ऐसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालते हैं तो वह तेज़ी से जलने लगता है। उसके बाद है कॉपर की बात। कॉपर जो है उसका भी दहन नहीं होता, लेकिन उसकी गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। याद रखना है कॉपर ऑक्साइड की कौन से रंग की परत होती है। अंत में देखिए तो सिल्वर और गोल्ड जो हैं वह अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ये भी याद रखने की बात है। तो ये धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाएं हो गई। उसके बाद आगे का सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8,
धातुओं की जल यानी पानी के साथ अभिक्रिया देखते हैं। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, तो जल के साथ अभिक्रिया करने के लिए देखते हैं कि धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जल के साथ धातुएं हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड, यहाँ पर समीकरण में लिखा हुआ है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये धातु ऑक्साइड जो हैं वह जल में घुलनशील हैं और जल में घुलकर धातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। उसके बाद पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं और यह प्रक्रिया जो है वह ऊष्माक्षेपी है। इसमें उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। उसे भी समीकरण के द्वारा समझाया गया है। यहाँ पे 2 समीकरण हैं। उसके बाद है जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है और उसमें उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के उसके बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, इसलिए कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। उसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। उसके बाद अंत में देखिए तो लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ऐसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। आगे चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया देखते हैं। धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो धातु यदि तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन हमें प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। ये भी लिखना है उसमें आप लोगों को। कुछ उदाहरण देखते हैं उसके कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन की अभिक्रियाओं के समीकरण हम लोग बना सकते हैं। और जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। ऐसे स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है, लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज यदि अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। उसके बाद हैं आगे का सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10। अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करती हैं? धातु लवणों के साथ, उसके लिए यहाँ पर देखेंगे। सवाल नंबर हमारा है 10। इस सवाल के लिए हमें एक क्रियाकलाप देखना पड़ेगा। हमें कॉपर का एक स्वच्छ तार और आयरन की एक कील लेना है। कॉपर तार को परख नली में रखना है और उसमें आयरन सल्फेट के विलयन तथा आयरन की कील को दूसरी परख नली में रखेंगे। तो 20 मिनट के बाद हमें परीक्षण करना है कि क्या दिखाई देगा, कोई अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई, ये भी पता चलेगा। तो देखते हैं कि हम जानते हैं कि अभिक्रियाशील धातु हमेशा अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विलयन
यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती हैं। ये हमने दूसरे पाठ में भी अभ्यास किया था। उसके बाद सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती। हमने ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की है, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूने को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकते। अगर धातु ए और धातु बी दोनों धातुएं उनको उसके विलयन से अगर विस्थापित कर देती हैं तो यह धातु बी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। उसे इस समीकरण के द्वारा भी समझा जा सकता है। उसके बाद हमारा आखिरी सवाल है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी की बात करते हैं। सक्रियता श्रेणी 2 मार्क्स का इक्वेशन है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद हमने यहाँ पर जो सारणी दी है उसको विकसित किया है और उसी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सारणी में देखते हैं, यहाँ तक आप लोगों को जो दिख रही है सभी धातुएं सबसे अधिक क्रियाशील हैं। उसके बाद ये जो धातुएं दिख रही हैं ये सभी घटती अभिक्रियाशीलता वाले, यानी इन लोगों से इन लोगों की क्रियाशीलता कम है। और ये जो देखेंगे अंत में हमें ये जो दिख रहे हैं ये सब की अभिक्रिया सबसे कम है। अभिक्रियाशीलता सबसे कम है, यानी सबसे अधिक क्रियाशील जो है वह पोटेशियम और सबसे कम जो अभिक्रियाशील है वह सिल्वर और गोल्ड है। यहाँ पर हम लोग आज रुकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे, नया मुद्दा लेंगे, धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं उसकी बात करेंगे।